morning students. As you all know that today we will be covering about the human genetic disorder. इससे पहले हम लोग ने पेडिग्री एनालिसिस देखा था और पेडिग्री एनालिसिस में मैंने आपको कहा था कि जो इनहेरिटेबल डिजीज होते हैं which are inherited from our parents, so that can be studied through the pedigree analysis and we can find out the root cause of that particular disease. आज जो हम लोग बात करेंगे we will talk about the human genetic disorder. जो human genetic disorder है उसमें बेसिकली सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि human genetic disorder arise कैसे होता है. ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर, सो इट इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन एंड यू नो इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन. तो म्यूटेशन तीन तरह के होते हैं, या तो जीनोमिक म्यूटेशन होंगे जिसमें चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या क्रोमोसोमल एब्रेशन होगा जिसके अंदर चेंज इन द शेप ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, या जीन म्यूटेशन होगा जिनमें पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेक्वेंसी म्यूटेशन मैंने आपको समझाया है. तो चाहे कोई भी म्यूटेशन हो, इफ इज ड्यू टू एनी चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ए डिसऑर्डर अराइजेस इनटू द इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर. और ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर जो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर कहने का मतलब होता है कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन द जीन और ड्यू टू द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स. इट इज occurring due to the change in the sequence or any change into the genes. So because of that, if any disorder arises, so that will be called as मेंडेलियन डिसऑर्डर. और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं इसमें जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हुए तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम दो ग्रुप में बांट देते हैं. वन इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, एंड अनदर इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. तो ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन पहले से कर रखा है कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, ये जो डिजीजेस हैं इनको आपको स्टडी करना है, आपके सिलेबस में है, और ये सब ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं. जबकि जो हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है वो बेसिकली क्या है, एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है. अब देखिए मैंने आपको पहले समझाया है कि जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है तो हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होंगे उसका एक पेयर केवल सेक्स टर्मिनेशन के लिए होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल. तो दैट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स. And if any disorder or any change into the gene or sequence of the gene occur into the autosomal, the genes which are placed on the autosomal chromosomes, so that disorder will be called as what? Autosomal disorder. समझ में आ रहा है? यदि कोई जीन जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे लाइंस कर रहा है, यदि उसके अंदर कोई चेंज आता है या उसके सीक्वेंस में कोई चेंज आता है और उसके कारण कोई डिसऑर्डर अराइज होता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोसोमल डिसऑर्डर. अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया है, तो हम सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखेंगे. आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है. दिस इज बेसिकली अकर्ड ड्यू टू द पॉइंट जीन म्यूटेशन. जो ये सिकल सेल एनीमिया है इसमें क्या होता है, देयर इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन देयर आर टू चेन्स आर रिस्पांसिबल, हीमोग्लोबिन चेन ए अल्फा एंड हीमोग्लोबिन चेन बीटा. तो जो चेन बीटा होता है
हेमोग्लोबिन चेन अल्फा एंड चेन बीटा, ये दोनों मिलकर ही हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो आपका हेमोग्लोबिन चेन बीटा जो होता है उसको फॉर्म करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्रोमोसोम 11 पे लाइज करता है। कहाँ लाइज करता है? क्रोमोसोम 11 पे। तो यदि कोई एक पॉइंट म्यूटेशन उस जीन क्रोमोसोम 11 के उस जीन पे हो जाए which is responsible for hemoglobin chain beta, then it will lead toward a disorder called as sickle cell anemia। अब इसमें क्या होता है, जो हेमोग्लोबिन बीटा चेन होता है तो उसमें there will be a sequence of amino acid, because these amino acid when combined together to form a chain, so that is called as a protein। क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड आपस में मिलकर एक प्रोटीन को फॉर्म करता है, और प्रोटीन इसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन बीटा चेन होता है, तो बीटा चेन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसके मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5, ये 6th पोजीशन है, ये 6th पोजीशन है एक एमिनो एसिड का। यहां पर एक एमिनो एसिड बनता है, मान लीजिए फर्स्ट एमिनो एसिड, यहां पर एक सेकेंड एमिनो एसिड को फॉर्म करने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल है, यहां थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, ऐसे 6th पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस का एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में मान लीजिए पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है GUG है, GAG है, तो GAG जो होता है, दिस न्यूक्लियोटाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अब मान लीजिए यहां पर पॉइंट म्यूटेशन होता है, यहां पे क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन। तो आपको मालूम है कि जब पॉइंट म्यूटेशन होता है तो उसमें एक नाइट्रोजनस बेस को दूसरे नाइट्रोजनस बेस से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिस कारण से केवल एक एमिनो एसिड के अंदर चेंज आता है, न कि पूरे फ्रेम में चेंज आता है। तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ और GAG की जगह पे मान लीजिए GUG हो गया, which is basically responsible for valine, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वेलिन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्लूटामिक एसिड था that was replaced by valine, so this was a point mutation on the 6th position of gene which is responsible for the formation of hemoglobin chain beta which is lying over the chromosome 11। तो ये जो point mutation हुआ जिसमें glutamic acid is replaced by valine, तो केवल इस एक एमिनो एसिड के चेंज होने के कारण जो बीटा चेन का स्ट्रक्चर होगा वो चेंज आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्ट्रक्चर ऑफ RBC becomes sickle cell, and due to this sickle cell shape the oxygen carrying capacity of the individual decreases। So this is how the sickle cell anemia arises into an individual। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्रोमोसोम जैसे ह्यूमन बीइंग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो 23rd क्रोमोसोम है वो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, जो फर्स्ट 1 से 22 क्रोमोसोम है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम 11 है वो एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, और उस पे कोई म्यूटेशन हो रहा है, सो दैट विल बी ए ऑटोसोमल, दैट विल बी क्रिएटिंग ए ऑटोसोमल डिसऑर्डर और नॉट। सो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट दिस वन
बात करेंगे, आप जो नेक्स्ट बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट द थैलेसीमिया। किसकी बात करेंगे? थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया जो है वो एक बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर है। ये जो टॉपिक है ये 2-3 साल पहले ही आपके सिलेबस में ऐड किया गया है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे में सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो एक एडिशनल 2-3 पेजेस लगाए गए हैं जिनमें जो टॉपिक इंसर्ट किए गए हैं वो रखे गए हैं और उसी में आपको थैलेसीमिया डिसऑर्डर भी मिलेगा। अब समझिए कि थैलेसीमिया डिसऑर्डर होता क्या है। इट इज बेसिकली a disorder which is occurring to the both chain of the hemoglobin chain alpha as well as chain beta। तो हेमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए दो चेन होते हैं, चेन अल्फा एंड चेन बीटा। और जो चेन अल्फा होता है वो क्रोमोसोम 16 पे राइज करता है और क्रोमोसोम 11 पे ये राइज करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो यदि इन दोनों ही प्लेसेस पे म्यूटेशन हो जाए और इस कारण से क्या होगा, दोनों ही चेन में प्रॉब्लम हो जाता है। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता है और इट विल लीड टुवर्ड द रप्चरिंग ऑफ आरबीसी which ultimately lead toward the death of the person. So it is a very dangerous disease, and if the mutation occurs into both the chain alpha and beta, which is lying over 16 and chromosome 11, then ultimately the hemoglobin will not form and RBC will be damaged or get ruptured, and if this happens it will lead toward the death of the individual. तो ये क्या होता है ये आपकी समझ में आ रहा है, थैलेसीमिया क्या होती है। नेक्स्ट जो बात करेंगे विल टॉक अबाउट द फिनाइलकीटोनुरिया। अब देखिए फिनाइलकीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है प्लीज समझिए। जो फिनाइलकीटोनुरिया होता है तो वहां एक जीन होता है which is responsible for the formation of phenylalanine dehydroxylase enzyme। कौन से? phenylalanine hydroxylase ये एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम को फॉर्म करने के लिए एक जीन रिस्पांसिबल होता है एंड इफ म्यूटेशन अगर over this particular enzyme, then what will happen? This is basically responsible for changing phenylalanine ये क्या करता है? phenylalanine को चेंज कर देता है, changes into triosine। ये जो फिनाइलएलानिन है ये एक ऐसा एमिनो एसिड जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है एंड इफ इट गेट एक्यूमुलेटेड इनटू आवर बॉडी इट विल नॉट ओनली रप्चर आवर WBC बट एट द सेम टाइम इट विल बी डैमेजिंग आवर information method also, that means it will affect our nervous system also। तो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो रिस्पांसिबल होता है फॉर कन्वर्टिंग फिनाइलएलानिन इनटू ट्रायोसिन और जब फिनाइलएलानिन जो होता है वो ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? फिनाइलएलानिन will get started depositing in our body and that will rupture your WBC and it will also disturb the masses transmission in the nervous system। So because of this not only your immunity get affected but it will also lead toward the mental retardedness into the human beings। तो इसीलिए ये जो डिसऑर्डर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के यदि प्रॉब्लम आती है तो उस व्यक्ति को या तो उसका इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाएगी, WBC नहीं फॉर्म होगा, रप्चर हो जाएगा, या जो मेंटल रिटार्डनेस है दैट विल लीड टू
इसलिए ये फेनाइलकेटोनुरिया जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये 3 जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है उनके बारे में मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है उसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे, वी विल सी अबाउट द हेमोफीलिया। हेमोफीलिया डिजीज है उसे ब्रीडर्स डिजीज भी कहते हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि हेमोफीलिया में होता क्या है। हेमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें यदि कोई कट लग जाए आपके बॉडी में तो ब्लड निकलना शुरू होता है, और आप देखना एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर थोड़े समय के बाद ब्लड अपने आप निकलना बंद हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन यदि किसी इंडिविजुअल को हेमोफीलिया है, किसी इंडिविजुअल को यदि हेमोफीलिया है तो ब्लड नहीं रुकेगा, एंड द ब्लड विल कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम आवर बॉडी एंड फ्रॉम दैट इंडिविजुअल बॉडी एंड इट विल लीड टुवर्ड द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है। ये बेसिकली एक एलोसोमिक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्या है? एलोसोमिक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये एक एलोसोमिक कहने का मतलब सेक्स रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 and 9 होता है, that do not get formed and because of which the clotting do not occur into the individual. Commonly इसमें जो individual affect होता है वो मेल है, क्योंकि ये उस समय एक्सप्रेस होता है। मैंने कहा ये एक एलोसोमिक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो एलोसोमिक मतलब सेक्स लिंक्ड है, और आपको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग्स में XX and XY मेथड होता है। तो रिसेसिव का मतलब है जब ये दोनों ही क्रोमोसोम पे रहेगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो जब ये दोनों पे आ जाता है तो ये काफी डेंजरस होता है, बिकॉज ऑफ विच इन द अर्ली स्टेज ओनली द इंडिविजुअल डाइज। बट यदि मेल से हम बात करें तो मेल के अंदर केवल एक एक्स होता है। यदि इस पे ये डिसऑर्डर वाला जीन आ गया, ठीक है, यहाँ पे डिसऑर्डर आ गया, तो हेमीजाइगस कंडीशन में ही, कौन सा कंडीशन में? हेमी मतलब आधे सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। यदि मेल के अंदर एक ही एक्स होता है तो एक एक्स पे भी यदि हेमोफिलिक जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो गया तो इट विल बी इन द हेमीजाइगस कंडीशन। तो हेमीजाइगस कंडीशन में भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, एंड इट विल बी नॉट वेरी डेंजरस, इट विल बी कैरिड इनटू दैट इंडिविजुअल। तो जो मेल होता है हेमोफीलिया में या तो नॉर्मल होगा या वो अफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल जो होती हैं वो कॉमनली अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि अफेक्टेड होगी तो उसका अर्ली स्टेज में ही डेथ हो जाता है, और या तो वो कैरियर होती है कॉमनली या वो नॉर्मल होती है। तो हेमोफीलिया डिजीज क्या होता है समझना कि यदि क्लॉटिंग फैक्टर 9 किसी इंडिविजुअल के अंदर फॉर्म नहीं हो रहा है तो इस डिजीज को हम क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज प्रेजेंट इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, सो दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज रॉयल्स डिजीज। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 यदि फॉर्म नहीं हो रहा है, उसके जीन में कोई म्यूटेशन चेंज आ गया है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? क्रिसमस डिजीज। एंड दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज प्रेजेंट इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, और इसी कारण से इस पर्टिकुलर डिजीज को हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो हेमोफीलिया क्या होता है, कैसे होता है, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में एक एलोसोमिक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल अफेक्टेड होता है दैट विल बी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप देखना जो ड्राइविंग टेस्ट होती है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस जरूर चेक की जाती है।
क्योंकि आपको मालूम है रेड जो लाइट होती है वो डेंजर का होता है, जबकि ग्रीन जाने के सिग्नल होते हैं। तो यदि इन दोनों को डिस्टिंग्विश कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा है तो देयर इज लॉट ऑफ चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या जरूरी है, उसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो। ठीक है, इसके अंदर में भी जो फीमेल्स होती हैं या तो वो कैरियर होती है या नॉर्मल होती है, मेल्स या तो अफेक्टेड होंगे या नॉर्मल होंगे, कैरियर कभी नहीं होते हैं, जो आपको पेडिग्री एनालिसिस में भी मैंने समझाया था। तो these are certain diseases or mental disorder which you have to study in this particular chapter. Next हम लोग बात करेंगे, we will talk about the chromosomal disorder। अब किसकी बात करेंगे थोड़ा सा, हम नेक्स्ट में बात करेंगे we will talk about the chromosomal disorder। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे talk about the chromosomal disorder। देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है उसमें 2-3 डिजीज आपको पढ़ना है। इसमें भी कुछ ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे और कुछ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या है ये समझिए। इफ देयर इज ए चेंज इन द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, सो दैट विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का उसमें कोई change in the normal number of chromosome of an individual is called as chromosomal disorder। अब इस chromosomal disorder में जो सबसे पहला हम देखेंगे that is Down syndrome। डाउन सिंड्रोम। अब सवाल ये है कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, पहले ये समझना चाहिए। डाउन सिंड्रोम जो होता है इट इज बेसिकली ए ऑटोसोमल डिसऑर्डर। इन दिस देयर इज अ ट्राइसोमी, दिस इज द ट्राइसोमी of 21st chromosome। एक ट्राइसोमी over the 21st chromosome अगर ट्राइसोमी कहने का मतलब क्या है, ट्राई मतलब जो 21st क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम, तो 21st क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन बाई चांस किसी कारणवश ड्यू टू द नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, if there is an extra chromosome over the 21st chromosome, then it will be called as Down syndrome, and this disorder is also called as Mangaloid disorder। This is also called as what? Mangaloids or Mangolian disease। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी ओवर द 21st क्रोमोसोम, मतलब जो 21st क्रोमोसोम होता है उसमें 3 कॉपी आती है। नॉर्मली हर एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी होता है, यहाँ पर 3 कॉपी आ जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया, 2n+1 कंडीशन एराइज हो गई। सो इफ दिस अकरिंग ओवर द 21st ट्राइसोमी ओवर 21st क्रोमोसोम, इट विल बी कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। अब सवाल ये है कि कोई इंडिविजुअल यदि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसको देखकर आप बता सकते हो कि वो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है। सिंड्रोम कहने का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। जब हम बार बार सिंड्रोम कर रहे हैं तो सिंड्रोम एक कोई ऐसा डिजीज विच इज नॉट ओनली हैविंग वन डिजीज, दिस इज accompanied with a large number of symptoms, so that will be called as syndrome and it will be by birth। So that type of disease is called as syndrome। तो ये by birth है and it will be along with lot of symptoms, so that's why it is called as syndrome। तो डाउन सिंड्रोम। अब सवाल ये कह रहा था कि यदि कोई इंडिविजुअल डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है तो क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सबसे पहली बात शॉर्ट स्टेचर का होगा, जो मेंटल रिटायर्डनेस उसके अंदर होगी। इसके अलावा स्मॉल
राउंडेड हेड होंगे, ठीक है, ओपन माउथ होगा। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच विल बी विजिबल इनटू द इंडिविजुअल और द चाइल्ड स्टेज ओनली, बाय व्हिच यू कैन फाइंड आउट whether a child is suffering from Down syndrome or not। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है समझ में आ गया, ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे we will talk about the Turner's syndrome। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, Turner's syndrome। Turner's syndrome में क्या होता है, 22 पेयर प्लस X0, जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं जो एनेप्लॉइडी के अंदर आते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एक क्रोमोसोम घट जाता है या बढ़ जाता है, ऑल ऑफ देम अकर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच द डिजीज लाइक डाउन सिंड्रोम, कैलिफोर्नियन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम अकर। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो ये टर्नर सिंड्रोम जो है आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है वो केवल एक रहता है, एक कर लेता है। तो जो 46 क्रोमोसोम की जगह पे जो टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड होगा उसके अंदर 45 क्रोमोसोम ही होंगे, और जो एक क्रोमोसोम मिस कर रहा होगा वो सेक्स डिटरमिनेशन और एलोसोमिक क्रोमोसोम होता है। अब इसमें होता कैसे ये समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए मेल है, 22 पेयर XY उसके अंदर क्रोमोसोम होंगे, इसे ऐसे समझिए। यदि कोई इंडिविजुअल टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड है तो ये डिजीज कैसे होता है, एक समझ लीजिए, आपको सारा समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मेल है, नॉर्मल मेल है, तो उसमें क्या होगा 22 पेयर प्लस XY, ठीक है, और कोई एक फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है, तो उसमें क्या होगा 22 पेयर प्लस XX। अब मान लीजिए यहां पर दो तरह के गैमेट बनेंगे, यहां पे दो तरह के गैमेट बनेंगे, 22 प्लस X, 22 प्लस Y। यहां पे मान लीजिए कि किसी कारणवश गैमेट फॉर्मेशन के समय ये दोनों एक साथ ही रह गए, नॉन डिस्टिंक्शन हो गया, एक साथ रह गए, तो क्या होगा, इसमें दो तरह के गैमेट बन गए, 22 प्लस XX, ये एक साथ आ गए। तो दूसरा वाला कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, 22 प्लस 0, यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम आना था वो आएगा नहीं। अब मान लीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटी ये से यूज करता है, तो 22 पेयर प्लस XXX, ये इससे यूज करता है तो 22 पेयर प्लस X0, यदि ये इससे यूज करता है तो 22 पेयर प्लस XXY, और ये इससे यूज करता है तो 22 पेयर प्लस Y0। ये कंडीशन से रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस हैं, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर आएगा। दिस विल लीड टुवर्ड द सुपर फीमेल, 3 XX का गया, विल लीड टुवर्ड द सुपर फीमेल, और ये वाला कंडीशन किस चीज को फॉर्म करेगा, दिस विल कॉल द डिजीज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। ये जो डिजीज हो गया दिस विल लीड टुवर्ड द कैलिफोर्नियन सिंड्रोम। तो ये अलग अलग डिसऑर्डर्स को फॉर्म कर रहे हैं, और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द नॉन डिस्टिंक्शन व्हिच हैज अकर्ड इनटू दिस फीमेल। तो यहाँ एक नॉन डिस्टिंक्शन हुआ, और इस कारण से ये डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स एराइज होते हैं। सवाल अब यहाँ पर ये है कि ये कैसे एराइज होता है, चाहे वो टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे कैलिफोर्नियन सिंड्रोम हो, वो आपको मालूम चल गया। इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यदि हम
बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उनमें वेव्ड नेक होता है। क्या होता है? वेव्ड नेक। ठीक है, जो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, वेव्ड नेक, शॉर्ट स्टेचर होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी नॉट डेवलप्ड। इसके अलावा देयर विल बी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन सच टाइप ऑफ वुमेन। देखने में वो वुमेन टाइप के होंगे और कैसे होंगे, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। So these are certain characteristics which will be present into an individual which is suffering from the Turner syndrome or not. Last इसका है कैरेक्टर सिंड्रोम। यदि कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड है तो नॉर्मली उसके जो नॉर्मली अपीयर करने में वो मेल अपीयर करेगा। अपीयर करने में कैसा होगा? मेल, बट सर्टेन फीमेल कैरेक्टर्स विल बी आल्सो अवेलेबल इनटू इट। उनके जो पैर होंगे काफी लॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रंक। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन देम आल्सो विल नॉट बी फंक्शनल। सो दीस आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर प्रेजेंट इनटू द कैरेक्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। कॉमनली यहाँ पर 2-3 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होने चाहिए, ये डाउन सिंड्रोम के, टर्नर सिंड्रोम के, कैरेक्टर सिंड्रोम के, जिससे कि आप इजीली उन्हें लिख सकें। क्योंकि कॉमनली क्वेश्चंस जो आते हैं सीबीएसई में वहां पर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं और आपको ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक याद है तो आप बड़े आराम से उस चीज को लिख सकते हैं। और सभी का कारण है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम, कैरेक्टर सिंड्रोम हो, सभी का जो मेन रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच दिस डिसऑर्डर अराइज इज नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जो बातें मैंने आपको बताया है उसे ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंगली मूव कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आता है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।